ओके। एस ए 620 एस ए 620 आपकी बात करता है यूजिंग द वर्क ऑफ ऑडिटर्स एक्सपर्ट। मतलब अच्छा, जब ऐसे 500 पढ़ रहे थे तो आपके पास एक मैनेजमेंट एक्सपर्ट निकल के आया था। ऑडिट एविडेंस जब आप कलेक्ट करने जा रहे थे तो वहाँ पर आप मैनेजमेंट एक्सपर्ट निकल के आया था, उसका काम वगैरह इस्तेमाल करना था, आपको देखना था। ऐसे एक ऑडिटर एक्सपर्ट होता है। ऑडिटर एक्सपर्ट क्या होता है? मैनेजमेंट एक्सपर्ट जैसे मैनेजमेंट के एक्सपर्ट, ऑडिटर एक्सपर्ट यानी ऑडिटर के एक्सपर्ट। अच्छा, ऑडिटर क्योंकि एक्सपर्टाइज खुद ही रखता है अकाउंटिंग और ऑडिट में, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसे में लिखा भी हुआ है कि ऑडिटर एक्सपर्ट का मतलब है कोई भी बंदा जो एक्सपर्टाइज रखता है अदर देन द फील्ड ऑफ अकाउंटिंग और अदर देन द फील्ड ऑफ ऑडिटिंग, तो उसको आप ऑडिटर एक्सपर्ट बोल सकते हो। वो किस में हेल्प करेगा? क्योंकि आप सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस यानी कि सही ऑब्टेन नहीं कर पा रहे होगे ना, तभी तो आपने उसको इंगेज किया है, ठीक है। वो आपको सही ऑब्टेन करने में हेल्प कर देगा, कोई टेंशन नहीं है। हो गया। फिर निकल के आते हैं कौन कौन से एरियाज़ हैं जहाँ पर हम ऑडिटर एक्सपर्ट के काम का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए एक छोटा सा बनाए हुए है कि भाई अडानी जी को सभी जानते हैं। तो अडानी जी का ऑडिट आपको मिल गया धोखे से। आप ऑडिट करने गए, आप बड़े खुश थे। आप ऑडिट करने गए, आपने ऑडिट की शुरुआत करी, आपने देखा ओ हो अडानी जी ने ना इस बार एक कॉम्प्लेक्स फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का ट्रांजेक्शन कर रखा है, मतलब बिजनेस कॉम्बिनेशन कर रखा है। वो फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के ट्रांजेक्शन में नहीं आता क्या? तो उन्होंने कहा कि कोई बिजनेस कॉम्बिनेशन कर रखा है या कोई कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का ट्रांजेक्शन कर रखा है या कुछ भी लैंड एंड बिल्डिंग, या आपको उनकी बुक्स में ज्वेलरी वाला सेक्शन हो गया या फिर गोल्ड या जुबली लेने वाला सेक्शन हो गया, ऐसे करके आपको सेक्शन दिख रहे हैं। आपने कहा यार मेरा ना बिजनेस कॉम्बिनेशन में एक्सपर्टाइज था, लेकिन 103 ना पढ़ना भूल गया, 110 पढ़ा था भूल गया, या फिर कॉम्प्लेक्स ज़्यादा लग रहा है जो भी फिनेंशियल ट्रांजेक्शन उन्होंने कर रखा है। तो आप क्या करोगे? वहाँ पर क्या ऑडिटर एक्सपर्ट बुला सकते हो? बिल्कुल बुला सकते हो, कोई टेंशन नहीं, बुला लिया। इसके बाद आप थोड़ा आगे बढ़े, आपने देखा कि कंपनी ने ना कॉन्ट्रैक्ट कर रखे हैं। क्या कॉन्ट्रैक्ट कर रखे हैं? अच्छे खासे कॉन्ट्रैक्ट कर रखे हैं। किस चीज़ के कॉन्ट्रैक्ट कर रखे हैं? क्योंकि कंपनी ऑयल और गैस रिजर्व में भी काम करती है, उसके रिगार्डिंग कॉन्ट्रैक्ट कर रखे थे। कॉन्ट्रैक्ट क्या कर रखा था असल में? उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट कर रखा था कि भाई हमने ऑयल एंड गैस रिजर्व का काम ऐसे करके करना है और हमारी जो एनवायरमेंटल लाइबिलिटी निकल के आएगी वो इतनी कंप्यूट होकर आएगी। अब आप कह रहे हो कि यार देखो, एक पहली बात तो ये जो उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया है इसकी वैलिडिटी क्या है? ये कॉन्ट्रैक्ट लॉज और रेगुलेशंस के हिसाब से हुआ है कि नहीं हुआ, हमें पता नहीं। क्या ऑर्डर एक्सपर्ट इसके लिए बुला लो, बुला लो, कोई टेंशन नहीं। तो इंटरप्रिटेशन अगर आपको कराना है किसी कॉन्ट्रैक्ट का, किसी लॉ का, किसी रेगुलेशन का, बुला सकते हैं उसके ऑडिटर एक्सपर्ट, बिल्कुल बुला सकते हैं, ठीक है। फिर हमने कहा कि उन्होंने ऑयल एंड गैस रिजर्व्स के लिए बनाया था ना, तो ऑयल एंड गैस रिजर्व्स उनकी बुक्स में आ भी रहे होंगे, उसका एस्टिमेशन उन्होंने किया होगा, तो कैसे करा होगा उसके लिए, उसके लिए आप ऑडिटर एक्सपर्ट बुला सकते होगा कोई इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का बंदा। अच्छा, लास्टली आपने कहा था कि एनवायरमेंटल लाइबिलिटी निकल गई थी, वो तो लाइबिलिटी की पोर्शन में रिफ्लेक्ट भी हो रही होगी ना भाई, अकाउंटिंग एस्टीमेट अच्छा खासा उस पर लगा भी होगा। अब इसके लिए क्या करें? ये भी नहीं आता, ये भी नहीं आता, इसके लिए भी ऑडिटर एक्सपर्ट बुला लो। तो सबसे पहले आपने कोई भी कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट या बिजनेस कॉम्बिनेशन या कुछ भी दिख रहा था उसको ऑडिटर एक्सपर्ट बुलाना था, बुला दिया। कोई भी लॉ रेगुलेशन या फिर कॉन्ट्रैक्ट वगैरह को आपको इंटरप्रेट कराना था, उसके लिए आपको बुलाना था, उसके लिए बुला लो। ऑयल एंड गैस उसके लिए बुलाना था, उसके लिए बुला लो। एनवायरमेंटल लाइबिलिटीज निकल गई तो उसका एस्टिमेशन को आपको चेक करवाना था, उसके लिए बुलाना, उसके लिए बुला लो। फिर आपने कहा सारा ठीक है यार, कंपनी ना 200 करोड़ रुपए कमाए, लेकिन इनका यार टैक्स जुगाड़ बन ही नहीं रहा फिर से। मतलब आप कह रहे हैं टैक्स बन रहा है, लेकिन देखो क्या किया इन्होंने फिर से। मतलब तो आपको कोई अनयूजुअल टैक्स कंप्लायंस दिख रहा है, या फिर मान लो कोई फॉरेन में सब्सिडी है, वहाँ पर टैक्स का आपको स्यापा दिख रहा है, या फिर आपको दिख रहा है कि टैक्स की कोई झुलझाल रखी है, या फिर कोई अनयूजुअल टैक्स कंप्लायंस इशू दिख ही रहा है, नहीं समझ में आ रहा है आपके, क्या उसके लिए भी एक्सपर्ट को हायर कर सकते हैं? हालांकि आपको टैक्सेशन पढ़ाया जाता है, बट आपको उस फील्ड के एक्सपर्ट माना भी जाता है, माना जाता है, बट कॉम्प्लेक्स है, नहीं समझ में आ रहा है। कोई नया लॉ निकल के आया हुआ है, नहीं समझ में आ रहा है बिल्कुल। 115 बी ए की सीरीज आई थी, बी की सीरीज आई थी, मैट का आया था जब, ये AMT का निकल के आया था। तो आप क्या करो, लॉ के लीगल एडवाइजर जो एक्सपर्ट्स हैं उनको आप एडवाइस ले सकते हो, बिल्कुल ले सकते हो, कोई टेंशन नहीं। और लास्ट में तो एक सिंपल सा एग्जांपल है जो एक्चुअल वैल्यूएशन होता है, जिसके लिए हम बेसिकली हर फर्म जब ऑडिट करने जाती है तो ऑडिटर एक्सपर्ट का इस्तेमाल कर ही लेती है, उसको हम एक्चुअल वैल्यूएशन वगैरह भी बोल सकते हैं। तो जो एक्चुअल वैल्यूएशन होता है, किसका वैल्यूएशन होता है? एक्चुअल वैल्यूएशन जो आपके एम्प्लॉइज़ के बेनिफिट्स होते हैं प्लान उनका, या फिर इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट का होता है उसका भी, उसके लिए भी ऑडिटर एक्सपर्ट का इस्तेमाल हो सकता है। हो गया यहाँ पर एरिया जहाँ पर ऑडिटर एक्सपर्ट का इस्तेमाल हो सकता है। फिर निकल के आता है क्या प्रोसीजर फॉलो करें, क्या प्रोसीजर फॉलो करें जब वाइल यूजिंग द वर्क ऑफ ऑडिटर्स एक्सपर्ट। हम ऑडिटर एक्सपर्ट के काम का इस्तेमाल करने वाले हैं, ठीक है। हम क्या प्रोसीजर को फॉलो कर लें? व्हाट इज द प्रोसीजर दैट आई विल फॉलो व्हेन आई एम यूजिंग द वर्क ऑफ ऑडिटर्स एक्सपर्ट? अच्छा, मैनेजमेंट एक्सपर्ट के वर्क का इस्तेमाल किया था, हाँ किया था। वहाँ पर क्या प्रोसीजर फॉलो किया था? 3 स्टेप्स है वहाँ पर, वो 3 स्टेप्स याद हैं, ठीक है। उन्हीं 3 स्टेप्स के एडिशन में यहाँ पर कुछ पॉइंट्स होंगे, कैसे आएंगे? सबसे पहले तो एक नीड डिटरमिन करो कि आपको ऑडिटर एक्सपर्ट की नीड है किस चीज़ के लिए। तो ऑडिटर एक्सपर्ट का आप इस्तेमाल कैसे कर सकते हो, किस चीज़ के लिए करोगे, क्यों ऑडिट में करते हो? क्यों आप जाके सबसे पहले आप एंटिटी के एनवायरमेंट की अंडरस्टैंडिंग ऑप्टेन करते हो, ठीक है। उसमें आपको कोई हेल्प चाहिए, ऑडिटर एक्सपर्ट हायर कर लो। उसके बाद आप RMM एसेस करते हो, उसके लिए हेल्प चाहिए, ले लो,
उसके बाद आर एम को असेस करने के बाद जो असेस रिस्क आती है उसके हिसाब से आप अपने आगे प्रोसीजर सेट करते हो, उसके लिए हेल्प चाहिए ले लो आप। उसके बाद एक फैब बनाते हो फर्दर असेस में, ऑडिट प्रोसीजर बनाते हो, उसके लिए हेल्प चाहिए, उसके लिए भी हेल्प ले सकते हो। लास्टली आपने जो ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन किया है उसकी आप चेक करते हो कि सफिशिएंस है और अप्रोप्रिएट है, उसको इवेल्युएट सफिशिएंस और अप्रोप्रिएटनेस को इवेल्युएट करते हो। उसके लिए अगर आप हेल्प लेना चाहो तो उसके लिए भी आप हेल्प ले सकते हैं ऑडिट एक्सपर्ट की। फिर निकल के आता है कि जब मैनेजमेंट ने एक मैनेजमेंट एक्सपर्ट मान लो ले रखा हो तो क्या ऑडिटर को भी बनता है कि ऑडिटर भी ऑडिट एक्सपर्ट को ले ले। अच्छा, 3 चीज़ों पे और 3 चीज़ों पे यानी कि 6 चीज़ों पे डिपेंड करता है। 3 चीज़ें मैनेजमेंट एक्सपर्ट से रिलेटेड है, 3 चीज़ें मैनेजमेंट से रिलेटेड है। मैनेजमेंट से क्या रिलेटेड निकल के आती है, क्या मैनेजमेंट का कंट्रोल था मैनेजमेंट एक्सपर्ट के ऊपर, क्या जो बंदा था जो मैनेजमेंट एक्सपर्ट के ऊपर काम एक्सपर्ट मैनेजमेंट एक्सपर्ट के तौर पे काम कर रहा था, क्या वो इन हाउस था कि बाहर से मंगाया गया था, क्या वो एम्प्लॉयड था कि बाहर से मंगाया गया था। ठीक है, एम्प्लॉयड है या हेड है, कंट्रोल या इन्फ्लुएंस क्या हो रहा था मैनेजमेंट का उसके ऊपर, और कंट्रोल जो एंटिटी के अंदर लगा रखे थे मैनेजमेंट एक्सपर्ट के काम के ऊपर। बंदा बाहर गया था, बंदा के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं थे, लेकिन एंटिटी के कंट्रोल थे उसके ऊपर। मतलब कैसे, एक तो होता है कि हमने आपके ऊपर कंट्रोल रखा हुआ है, एक है कि एंटिटी के लॉज एंड रेगुलेशन स्ट्रिक्ट है कि मैनेजमेंट एक्सपर्ट का जो स्कोप ऑफ वर्क है काफ़ी लिमिटेड हो गया। ठीक है, और 3 चीज़ें मैनेजमेंट एक्सपर्ट से रिलेटेड क्या है, मैनेजमेंट एक्सपर्ट का आप चेक करो कि भाई इसका स्कोप और इसका ऑब्जेक्टिव था क्या, इसकी एक्सपर्टाइज या कैपेबिलिटी क्या थी जो अपनी वैल्यूड वहाँ पर करी होगी, और साथ में देख लेना कि इसके टेक्निकल परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स क्या फॉलो कर रहे हैं। आपको लग रहा है कोई टेक्निकल का बंदा नहीं, कोई टेक्निकल या परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड का बंदा नहीं है, कॉम्पिटेंट है बट उतना कैपेबिलिटी के हिसाब से नहीं, नया नया बंदा है, नया नया एक्सपीरियंस अडानी का कर दिया है, नहीं नहीं हमें चाहिए, तो वहाँ पर आप क्या कर सकते हो, आप बिल्कुल ऑडिटर एक्सपर्ट को बुला सकते हो। तो आपने नीड और ऑडिटर एक्सपर्ट देख लिया, इसके बाद बुला लिया ना, ऑडिटर का एक्सपर्ट आ गया ना, क्योंकि मैनेजमेंट एक्सपर्ट तो पहले से होता है इसलिए वहाँ पर ऐसे नहीं देखते। आगे ऑडिटर का एक्सपर्ट आ गया, आप सबसे पहले वहाँ पे क्या कर रहे थे, इवैल्यूएट कर रहे थे ना, क्या कॉम्पिटेंसी कैपेबिलिटी और जो भी आपका था ऑब्जेक्टिविटी जो एक्सपर्ट की थी वो वहाँ पे इवैल्यूएट कर रहे थे ना, यहाँ पर भी उसी को इवैल्यूएट कर दीजिए। कैसे इवैल्यूएट करेंगे, अरे बातचीत कर लो, दूसरे ऑडिटर से बातचीत कर लो, उस ऑडिटर उससे बातचीत कर लो, उसका पुराना काम देख लो, उससे ये वाला काम देख लो, और उसने कोई किताबें वगैरह लिखी हुई हो, किस फील्ड में एक्सपर्टाइज सकते हैं, सारी देख लो, देख लिया, फिर इवेल्यूएट कर लिया। अब अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करो उसके वर्क की, उसके वर्क की अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करी, कैसे ऑब्टेन करी, हमने डिटरमिन किया कि नेचर स्कोप और ऑब्जेक्टिव है क्या उसका, और एडिक्वेसी देखी उसके काम की। अच्छा, फिर हम वहाँ पर ना सीधे सीधे अप्रोप्रिएटनेस और एक्सपर्ट्स वर्क देख लेते थे, क्या यहाँ पर भी हम अप्रोप्रिएटनेस और एक्सपर्ट्स वर्क देख लें। एक बात बताइए, आप ऑडिटर हैं, आपने किसी ऑडिटर एक्सपर्ट को हायर कर लिया, आपने उससे काम करवा लिया, क्या लगता है कल जाके वो उसने बता दिया किसी को कि भाई मैंने ना अडानी का ना ऑयल एंड गैस रिजर्व का ना इतना एस्टिमेशन किया था और इतना ना घाटा हो गया, फिर क्या करोगे आप। तो इसीलिए उसके अप्रोप्रिएटनेस को इवैल्यूएट करने से पहले पहले एक बार अग्रीमेंट कर लो ऑडिटर एक्सपर्ट के साथ। अग्रीमेंट सिर्फ इस चीज़ का नहीं कि वो कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करके रखेगा, एग्रीमेंट हर चीज़ का कि उसका नेचर स्कोप और ऑब्जेक्टिव होने के वाला है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी या रोल है, क्या उसकी रिक्वायरमेंट्स जिसको कंप्लाई करनी है, नेचर टाइमिंग और एक्सटेंड क्या रहेगा, जिसका वो काम करने वाला उसका नेचर टाइमिंग एक्सटेंड क्या रहेगा, और कॉन्फिडेंशियलिटी भाई साहब आपको मेंटेन करके चलनी ही चलनी है। ठीक है, ये जो अग्रीमेंट एक ऐसा होना चाहिए, देखो रिटर्न तो हर सिनेरियो में होना चाहिए, उसकी डिटेल कितना डिटेल होगा, कितना बड़ा ये अग्रीमेंट होगा, वो डिपेंड करेगा कि एंटिटी जिसमें आप आ रहे हो उसकी लीगल और रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट क्या है, उस एंटिटी में आपको क्या आपकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपको दी जा रही है, क्या आपका स्कोप ऑफ वर्क है, क्या ऑब्जेक्टिविटी है जो ऑडिटर ने आपको ऊपर रिलाई करी है, क्या ऑडिटर को उसके रिगार्डिंग में नॉलेज नहीं है, क्या वो आपके ही काम पर ज़्यादा रिलाई करने वाला है। अगर ऐसा कुछ है ऑडिटर साहब तो क्या करो, ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा और डिटेल लिख दो कि नेचर स्कोप ऑब्जेक्टिव इसका ऐसे करके रहने वाला है, और लॉज अगर मल्टी जुरिडिक्शन लॉ या फिर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स लॉज लगने वाले हैं तो उसके बारे में मेंशन कर दो पहले कि भाई इतना सारा लगना है इसमें। इसके बाद हमें ज़्यादा जानकारी कैसे तो लिखोगे नहीं, हमें ज़्यादा जानकारी नहीं है, तो जितना तरीके से उसको मतलब घेर सकते हैं आपकी इस पॉइंट में भी आपकी हेल्प चाहिए, इस पॉइंट में भी चाहिए, और आप थोड़ी रिस्पॉन्सिबल भी लेंगे, ऐसे करके आप मेंशन कर सकते हैं। वो डिपेंड करेगा उस इन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है कि कितना डिटेल्ड और रिटर्न एग्रीमेंट आपका रहने वाला है। फिर अप्रोप्रिएटनेस उसकी वैल्यूएट करो, कैसे अप्रोप्रिएटनेस वैल्यूएट करते हैं, वही 3 तरीके आपके, सोर्स डाटा जो उसने इस्तेमाल किया था, ठीक है, रिलायबल था मतलब रेलिवेंट था, कंप्लीट था, एक्यूरेट था कि नहीं था, अजम्पशन और मेथड जो उसने लिए थे रेलिवेंट थे और रीजनेबल थे कि नहीं था, फाइंडिंग कंक्लूजन जिसमें उसने रीच किया था वो रेलिवेंट रीजनेबल कंसिस्टेंट था कि नहीं था। उसके बाद जो ऑडिटर का एक्सपर्ट ने काम किया है क्या वो आप यूज़ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते ऑडिट पर्पज़ के लिए, आपने कहा नहीं इस्तेमाल कर सकते हैं, अभी भी नहीं कर सकते, तब बेचारे ने मेहनत कर दी उसके बाद भी नहीं कर सकते यार, नहीं कर सकते, ठीक है देख लो क्या कोई ऑल्टरनेटिव प्रोसीजर लग सकता है, नहीं लग पा रहा, मॉडिफाइड ओपिनियन देना पड़ेगा।
अच्छा, अब हमने कहा कि ऑडिटर एक्सपर्ट का इस्तेमाल किया था, सब कुछ किया था, क्या उसके बारे में हम ज़िक्र अपनी ऑडिट रिपोर्ट में कर सकते हैं? देखिए, अगर अनमॉडिफाइड ओपिनियन आप देने वाले हो, तो वहाँ पर तो ज़िक्र नहीं करना है अनलेस एंड अनटिल लॉज़ एंड रेगुलेशंस में ऐसा बोला गया हो। लेकिन अगर आप क्वालिफाइड या रेड वर्ड या डिस्क्लेमर ओपिनियन देने वाले हो, तो पहले ऑडिटर एक्सपर्ट से परमिशन लेके आइए। उन्होंने कहा हाँ, कर सकते हैं, तो कर दीजिए उनके नाम का इस्तेमाल, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो ऑडिटर साहब की ही रहेगी, भले उन्होंने किसी से भी ऑडिट करवा लिया हो। ऑडिट तो आप ही कर रहे हो ना यार। ठीक है, फिर नेचर, टाइमिंग और एक्सटेंट क्या रहने वाला है ऑडिट प्रोसीजर्स का, वो तो आपका डिपेंड करता है ना कि आरएमएम क्या था, आपकी नॉलेज कितनी थी उस पर्टिकुलर इंस्टांस के ऊपर, और उस जो उन्होंने काम करके दिया है वो कितने प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस के बंदे थे, उनका क्या सिग्निफिकेंस मैटर करता है, आपकी कितनी नॉलेज थी और आपने उनके साथ पहले काम किया है कि नहीं किया। ये फैक्टर्स जो डिपेंड करते हैं कि नेचर, टाइमिंग और एक्सटेंट क्या रहने वाला है इन प्रोसीजर्स का, ऊपर वाले प्रोसीजर्स का जो अब 620 के अंदर इस्तेमाल करते हैं। इतनी है इसके